नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। मैं वीर सर डीएमवी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों ये आप ही के चैनल पर आज हम नई क्लास लेकर आए हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित अगले पार्ट की हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्यों की बात करें तो वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या 27 है। सूजस के अनुसार 27 है दोस्तों, वैसे 26 भी मानते हैं लेकिन सूजस ने इसको 27 माना है। दोस्तों आज वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो 27 वन्य जीव अभ्यारण्य की हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान में प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य जिनकी संख्या कितनी है, 27। अब 27 वन्य जीव अभ्यारण्यों में आप देखें तो हम सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़े वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनको एक तरफ रखते हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनको एक तरफ रखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो नाम मात्र का राष्ट्रीय उद्यान है वन्य जीव अभ्यारण्य, लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं मिला है। यानी कि राष्ट्रीय मरु उद्यान 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में? 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। दोस्तों देखिए दोस्तों, फिर उससे छोटा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, 676.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर उससे जो छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, और ये 610.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों इसके बाद जो चौथे नंबर का आता है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, 564 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों अगर इसका क्रम पूछे वन्य जीव अभ्यारण्यों का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम आपसे पूछे तो याद रखना ये क्रम हमारे लिए हो जाएगा अवरोही क्रम। कौन सा क्रम भाई? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और यही सीक्वेंस हमारे पास जमा हुआ है। उसके बाद देखो जी, देखो हमारे पास क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे छोटे वन्य जीव अभ्यारण्य सरिस्का ये जो अलवर में है, ये मात्र 3.01 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 3.01 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। दोस्तों यहाँ देखिएगा, इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। कब की गई थी? 2012 में इस वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। दोस्तों इसके बाद देखिएगा, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में 5.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ही फैला हुआ है। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखिएगा, देखो रे भाई देखो, ताल छापर आ गया। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में 7.19 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों 7.19 यानी तीसरा सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद देखो केसर बाग की बात करें तो केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। कहाँ पर है भाई? धौलपुर में, और ये 14.76 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी छोटे वन्य जीव अभ्यारण्य को देखिए, ये क्रम कौन सा हो गया? ये क्रम हो गया आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम हो गया। दोस्तों यानी कि देखो, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े की ओर चलना आरोही क्रम कहलाता है। दोस्तों अब देखो रे भाई देखो, ये सर ये तो बड़ा सज्जन आदमी है, इसको कैसे याद रख सकते हो? अरे सर ये तो बड़ा सज्जन आदमी है और ये ताल छापर में केसर बाग बनाता है। इसको ऐसे भी, अरे सर ये तो बड़ा सज्जन आदमी है, ताल छापर में जाकर क्या करता है? केसर बाग बनाता है। अब देखो दोस्तों, सबसे फर्स्ट वन्य जीव अभ्यारण्य को हम आज पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका नाम है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य।
कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखो भाई, ये जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है, अरे सर ये सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य तो अलवर में है, और ये 1 नवंबर 1955 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है स्थापना? 1 नवंबर 1955 को सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हो जाती है, और ये 544.22 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सर। कितने वर्ग किलोमीटर में? 544.22 वर्ग किलोमीटर। हालांकि दोस्तों क्षेत्रफल से रिलेटेड अभी तक कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, बस आप याद रख लीजिएगा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल और सबसे छोटे वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल हालांकि कभी पूछा नहीं गया है। उसके बाद देखिएगा, इस सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर चर्चा करी जाए तो सबसे पहले ध्यान रखना, इस वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ परियोजना में 1978 में शामिल किया गया था। और जब मैंने बाघ परियोजना यानी टाइगर रिजर्व आपको पढ़ाया था, तो टाइगर रिजर्व में मैंने आपको बताया था रण से मुकुंद राम के, रण से मुकुंद राम के, रण यानी रणथंबोर, फिर स यानी सरिस्का, रण से मुकुंद यानी मुकुंदरा हिल्स, राम यानी रामगढ़ विषधारी, और के यानी हमने बताया था कि करौली समरातल धौलपुर वाला याद रख लेना, और सर मथुरा धौलपुर वाला, उसके बाद जो लास्ट आए कुंभलगढ़। इस प्रकार मैंने आपको पूरे 6 के 6 टाइगर रिजर्व आपको बताए थे दोस्तों। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान में इसको शामिल नहीं किया गया, ये राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। अब देखिएगा, अब हम बात करें इस वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड, तो ध्यान रखना इस वन्य जीव अभ्यारण्य यानी सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में मोर सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? एक इस सरिस्का में एक क्षेत्र है जिसका नाम है काली घाटी क्षेत्र। इस काली घाटी क्षेत्र में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में सरिस्का के अंदर काली घाटी क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा मोर देखने को मिले हैं। और अभी हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि राजस्थान में मोर अभ्यारण्य, राजस्थान का प्रथम मोर अभ्यारण्य कहां पर प्रस्तावित किया गया है? तो झुंझुनू में प्रस्तावित किया है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें सरिस्का में हरे हरे कबूतर, हरे कबूतरों हेतु प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों हरे कबूतर को कई जगह हरियल पक्षी के नाम से भी संबोधित किया गया है, और ये जो हरियल पक्षी है ये राजस्थान के 3 जगह देखने को मिलते हैं। एक तो हमारा सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर, इस सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में ये हरे कबूतर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा तिलोरा गांव अजमेर, यहाँ पर भी ये देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा फिर देखिए थाउला गांव नागौर में है, थाउला गांव कहाँ पर है? नागौर में है। और इस हरियल पक्षी के लिए कहा जाता है कि ये कभी भी जमीन पे अपने पैर नहीं रख दे, याद रखना, कभी भी अपने जमीन पर पैर नहीं रखता है, ये जमीन पर पैर कभी भी नहीं रखता, हरियल पक्षी के बारे में कहा गया है। अब देखिए दोस्तों एक पीली किताब की चर्चा हम कर लेते हैं। अरे भाई कौन सी किताब की चर्चा कर लेते हैं हम? ये पीली किताब, और पीली किताब मतलब येलो पेपर। येलो पेपर की अगर हम चर्चा करें दोस्तों तो ध्यान रखना महाराजा तेज सिंह थे, और महाराजा तेज सिंह के समय 1947 में इसी क्षेत्र में यानी सरिस्का के क्षेत्र में फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई थी। कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई थी? फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई थी। और जब ये रिपोर्ट तैयार की गई उसे ही पीली किताब नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? पीली किताब, येलो पेपर के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक समिति आ जाती है, एक समिति और याद रखना दोस्तों, एन मल्होत्रा समिति। एन मल्होत्रा समिति के बारे में जानते होंगे आप, क्या होती है एन मल्होत्रा समिति? ये एन मल्होत्रा समिति का गठन क्यों किया गया दोस्तों? ध्यान रखिएगा, एन मल्होत्रा समिति का गठन, यहाँ पर सरिस्का के अंदर अचानक से बाघ विलुप्त हो गए, और जब अचानक से बाघ विलुप्त हो गए तो इसकी जांच करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था एन मल्होत्रा समिति। याद रखना सरिस्का से बाघ लुप्त होने की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति मानी जाती है ये। और ध्यान रखना, और जब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई तो जाहिर सी बात है, तो फिर यहाँ पर कैसे बाघ दोबारा ये क्षेत्र बाघों से
भरा हुआ हो, तो इसके लिए एक सिचुएशन अपनाई गई, ट्रांसफर कर दिए गए, स्थानांतरण यानी बाघ स्थानांतरण की जो घटना घटित हुई, ये सबसे पहले सरिस्का में देखने को मिलती है। ये देखिए दोस्तों, विश्व में टाइगर स्थानांतरण का प्रथम सफल प्रयोग इस सरिस्का में किया गया था दोस्तों। कहां पर किया गया था? सरिस्का में। आपने सुना होगा, याद रखना, 28 जून 2008 को एक घटना घटित होती है। इस अभ्यारण्य बाघ पूर्णतः विलुप्त होने के बाद 28 जून 2008 को, कब? 28 जून 2008 को बबली व सुल्तान नामक बाघ व बाघिन को रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट से स्थानांतरित करके इन्हें यहाँ पर लाया गया था, और अब ये क्षेत्र पुनः आबाद हो गया कि यहाँ पर बाघ भी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कहा जाता है कि उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग ली थी। कौन से अभ्यारण्य में राजीव गांधी ने कैबिनेट मीटिंग ली थी? तो ध्यान रखना, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में कैबिनेट मीटिंग ली थी दोस्तों अब आगे देखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा हिस्ट्री, कल्चर, यहाँ से रिलेटेड दार्शनिक स्थल जिसे अपन कहते हैं, वो दार्शनिक स्थल भी इसी अभ्यारण्य के आसपास देखने को मिलते हैं। देखो कौन कौन से दार्शनिक स्थल है दोस्तों। नंबर 1 अगर हम बात करें तो होटल टाइगर डेन। होटल टाइगर डेन, ये होटल टाइगर डेन के नाम से जानी जाती है अभी, और ये सरिस्का अलवर में है। पहले ध्यान रखना, एक महल हुआ करता था ये। देखो, अलवर महाराजा विनय सिंह ने अपनी पत्नी रानी शीला के लिए एक शाही महल बनवाया था। क्या बनवाया था? शाही महल का निर्माण करवाया था, जहां पर वर्तमान में एक होटल चलती है, जो कि किसके अधीन है? ये अधीन है आरटीडीसी के अधीन। और आरटीडीसी का मतलब है राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, याद रखिएगा, इसके अधीन है। और ये महाराजा अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अपनी पत्नी रानी शीला के लिए एक शाही महल बनवाया था, जिसको वर्तमान में क्या नाम दिया गया है? होटल टाइगर डेन। दोस्तों आगे बात करते हैं। देखिए यहां तक शायद क्लियर है आपका। देखिए आगे बात करते हैं। ताल वृक्ष मंदिर, ये ताल वृक्ष की पहाड़ियों में ही ताल वृक्ष मंदिर बना हुआ है। ये भी अलवर में है, इसी अभ्यारण्य के आसपास। और यहाँ पर मांडव्य ऋषि की तपोस्थली मानी जाती है। ये ताल वृक्ष मंदिर मांडव्य ऋषि की तपोस्थली मानी जाती है। इसके अलावा भरतहरि का जो मंदिर है वो ध्यान रखना कनफटे नाथों का भक्ति स्थल माना जाता है। भक्ति स्थल, भक्ति स्थली के दो भक्ति स्थली माना जाता है दोस्तों। ये भी अलवर में स्थित है। इसके अलावा देखो पांडुपोल मंदिर, पांडुपोल मंदिर ये भी अलवर में है। और यहाँ से अगर एक प्रश्न बन जाए तो ध्यान रखना, जो हमारे हनुमान जी है, हनुमान जी की शयन मुद्रा में प्रतिमा यानी मूर्ति स्थापित की गई है इस मंदिर में दोस्तों। यहाँ पर अगली बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर? नीलकंठ महादेव मंदिर की हम बात करते हैं। तो याद रखना, नीलकंठ महादेव मंदिर एकमात्र नृत्य गणेश जी का मंदिर, यानी कि ऐसी प्रतिमा जहां पर गणेश जी की नृत्य रूप में प्रतिमा स्थापित है, वो कहां पर है? नीलकंठ महादेव मंदिर में स्थापित है दोस्तों। यहां तक क्लियर है? आगे देखिएगा, आगे देखो, राजौरगढ़ स्थान पर है ये अलवर में। यहाँ पर शिव और 9 गजा मंदिर यानी शांतिनाथ जैन मंदिर स्थापित है दोस्तों। कहां पर स्थापित है? राजौरगढ़ में। अब राजौरगढ़ में कौन कौन से? एक तो शिव मंदिर है और एक 9 गजा मंदिर जो कि जैन तीर्थंकर को समर्पित है, शांतिनाथ जी को। देखिएगा, इसके अलावा नारायणी माता जी का मंदिर, नारायणी माता जी का मंदिर तो सर हमें पता है, नारायणी माता जी का मंदिर अलवर में है। उसके बाद देखिएगा काकणवाड़ी का पठार और क्रोस्का का पठार, काकणवाड़ी का पठार भी अलवर में है और क्रोस्का का पठार भी अलवर में है। ये जोग्राफिकल के हिसाब से वेरी मोस्ट है। अगर पठारों से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाए, क्योंकि आपको राजस्थान के प्रमुख पठार सिलेबस में भी है, तो याद रखना, एक तो काकणवाड़ी का पठार अलवर में है, क्रोस्का का पठार अलवर में है, याद रख लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आगे इसकी कुछ और विशेषता हम लेकर चलते हैं। आपने देखा होगा इसकी आगे विशेषताओं में, यहाँ पर देखिए काकणवाड़ी का किला भी इसी काकणवाड़ी के पठार में स्थित है। और जब ये काकणवाड़ी का जो किला है, इसमें आपको ऐतिहासिक बात याद रखना है कि औरंगजेब ने दारा सिखों को कैद करके रखा था यहाँ पर।
किसको कैद करके रखा था? औरंगजेब ने सर धारा सिखों को कैद कर लिया था और कैद करके कुछ किले में रखा था, काकड़वाड़ी के किले में रखा था जी, काकड़वाड़ी के किले में। उसके बाद देखिए होटल सरिस्का पैलेस कहाँ पर है? होटल सरिस्का पैलेस भी अलवर में है। उसके बाद देखिए एक और है नेड़ा की छतरियां, नेड़ा की छतरियां अलवर में है। ऐसा कहा जाता है कि अलवर के जो महाराजा हैं, अलवर के महाराजाओं का शमशान स्थल, और शमशान स्थल में ही तो छतरियां बनती है। तो याद रखना नेड़ा की छतरियां अलवर के महाराजाओं का शमशान स्थल माना जाता है। तो नेड़ा की छतरियां कहाँ पर है? अलवर में है जी, अलवर में। उसके बाद देखिएगा हम बात करते हैं नंबर 2 सॉरी नंबर 2 बात करते हैं वन विहार। वन विहार कहाँ पर है भाई? धौलपुर में है। कहाँ है जी? धौलपुर में है वन विहार। और सर इसकी स्थापना 1 नवंबर 1955 को की गई थी। कब की गई थी? 1 नवंबर 1955 को। और ये 25.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके बाद देखो इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है, याद रख लेना वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अरे सर ये तो धौलपुर में है। कहाँ पर है? धौलपुर में। आगे देखो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं जय संबंध वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? जय संबंध वन्य जीव अभ्यारण्य। और इस जय संबंध वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो ये जय संबंध वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में है। कहाँ है जी? कहाँ है भाई? उदयपुर में है सर ये तो। और इसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1955 को की गई थी। 52.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है दोस्तों। और कहा जाता है इससे रिलेटेड कि जय संबंध वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब जय संबंध झील में स्थापित वन्य जीव अभ्यारण्य। जय संबंध झील में है मतलब जल में है, और जल में है मतलब यहाँ पर जलीय जीव मिलेंगे। इसका मतलब जो पक्षी रहेंगे तो यहाँ से भरी हरी भरी रहेगी पक्षियों से ये। इसीलिए हम इसको कह देंगे जलचरों की बस्ती। यानी जलचरों की बस्ती किस वन्य जीव अभ्यारण्य को कहा जाता है भाई? जय संबंध वन्य जीव अभ्यारण्य को ही जलचरों की बस्ती कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, एक बात याद रखना, राजस्थान का जो दक्षिणी राजस्थान है, उस दक्षिणी राजस्थान का सबसे मनोरम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? जय संबंध वन्य जीव अभ्यारण्य दक्षिणी राजस्थान का सबसे मनोरम वन्य जीव अभ्यारण्य माना जाता है। उसके बाद देखो जलीय पक्षियों का आश्रय स्थल इस वन्य जीव अभ्यारण्य को ही कहते हैं। उसके बाद देखो एक तो बगीरों के लिए प्रसिद्ध है, इसके अलावा एक पक्षी है बहोरा पक्षी। इस बहोरा पक्षी हेतु भी ये प्रसिद्ध माना जाता है। बहोरा पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य जे संबंध में देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों रूठी रानी का महल इसी अभ्यारण्य के आसपास ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं केसर बाग। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों? केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये जो केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है भाई? धौलपुर में है भाई। कहाँ है जी? धौलपुर में है केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य। अरे भाई धौलपुर में है तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना सर 1955 में। कब की गई है? 1955 में। और ये 14.76 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ पर भी इसकी विशेषता न के बराबर देखने को मिलती है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखो अगर बात की जाए तो रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य की भी कर ली जाए थोड़ी बहुत, तो याद रखना रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य भी धौलपुर में है। कहाँ है जी भाई? धौलपुर में है सर, धौलपुर में। याद रख लीजिएगा धौलपुर में है। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा 7 नवंबर 1955 को ही इसकी स्थापना की गई है। और 30.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह वन्य जीव अभ्यारण्य फैला हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और विशेष अगर बात करें तो ध्यान रखना यहाँ पर जलीय जीव पाए जाएंगे सभी। देखो कैसे कैसे, सफेद ब्रेस्टेड
जंगली मुर्गी, मूर हैन, जकाना, सैंड पाइपर, रिवर स्टर्न और जल के सांप। कौन के सांप आ गए भाई? ये जल के सांप। सांपों को याद लेकर मेरे को एक चीज भी याद आ गई दोस्तों। इन सांपों से आपको एक चीज और याद रख लेना है दोस्तों। देखो सांपों के बाद याद आ गए तो यही चर्चा कर लेता हूं मैं सांपों की। आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। अभी अभी आपने देखा कि सर जल के सांप कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जल के सांप राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में है? राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में जल के सांप पाए जाते हैं। इसके अलावा जहरीले सांप। कौन से सांप? जहरीले सांप। आजकल तो इंसान भी जहरीले सांपों से भी बढ़कर हो रहे हैं। तो ये जहरीले सांपों की बात की जाए तो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य में जहरीले सांप मिलते हैं। इसके अलावा सांपों की शरण स्थली किसे कहते हैं जी? तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य को कहा जाता है सांपों की शरण स्थली? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। रट लेना इसे दोस्तों, रट। उसके बाद एक सांप और आता जाता है जिसे पीवड़ा सांप कहा गया है। पीवड़ा सांप ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में, कौन से उद्यान में? राष्ट्रीय मरु उद्यान में देखने को मिलता है। ये सांपों को लेकर यही काम खत्म हो गया। आगे आते रहेंगे लेकिन मैंने चर्चा कर ली दोस्तों। उसके बाद देखिए केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये जो केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य आप पढ़ रहे हो, इस केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य से पहले इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, देखिएगा। 1955 में स्थापित, 1955 में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित हुए हैं? तो सर वन में केसर राम की जय, केसर राम की जय। सर वन में केसर राम की जय। ये जितने भी अभ्यारण्य हैं इनकी स्थापना 1955 में ही की गई है। देखो रे भाई देखो, सर यानी सरिस्का, अभी पढ़ा। वन यानी वन विहार ये भी पढ़ा। केसर यानी केसर बाग ये भी पढ़ा। केसर बाग के बाद राम सागर हमने ये भी पढ़ा। जय यानी जय संबंध हमने ये भी पढ़ा। ये सब के सब वन्य जीव अभ्यारण्य 1955 में ही स्थापित कर दिए गए हैं दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं साहब, किसकी बात कर लेते हैं सर? अब हम बात कर लेते हैं केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य की। और केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो दोस्तों याद रखिएगा, केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य करौली और सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है जी? ये करौली और सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना की बात करें तो 19 जुलाई 1983 को इसकी स्थापना की गई है दोस्तों। कब की गई है? 1983 को इसकी स्थापना की गई है। और 676.82 वर्ग किलोमीटर में ये वन्य जीव अभ्यारण्य फैला हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पर धोक वन पाए जाते हैं और डांगलैंड के नाम से तो प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हो। भौतिक प्रदेश से रिलेटेड डांगलैंड यानी कि भीड़ों के आसपास वनों से सदैव आच्छादित यानी ढका हुआ क्षेत्र डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। डांग की रानी करौली को कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? डांग की रानी। अरे भाई डांग की रानी कहेंगे हम, करौली को कहेंगे साहब। किसको कहेंगे? करौली को डांग की रानी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों अगले वन्य जीव अभ्यारण्य की ओर हम चलते हैं जिसका नाम है भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1983 में। कब की गई थी? 1983 में इस वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई। और ये 201.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उसके बाद देखो दोस्तों
आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि ऐसा कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसे घड़ियालों की पसंद के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको बता देना है कि हमने ऐसा अभ्यारण्य देखा है जो घड़ियालों की पसंद है, तो भैंसरोडगढ़। अरे भाई ये घड़ियालों की पसंद क्यों नहीं होगा, कर्नल जेम्स टोड की पसंद भी यही रहा है। आपको पता है अभी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि यदि कर्नल जेम्स टोड से पूछा गया कि यदि आपको दुर्ग चुनना पड़े तो कौन सा दुर्ग चुनेंगे, तो उन्होंने कहा था भाई मैं तो अगर सभी दुर्गों में अगर मेरे को दुर्ग चुनने के लिए कहा जाए तो मैं तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग ही चुनूंगा। तो याद रखना, तो घड़ियालों की पसंद क्यों नहीं होगा, घड़ियालों की पसंद तो होगा ही सही। उसके बाद देखो दोस्तों, आपसे पूछे कि कौन कौन सी नदियों के संगम पर है, ये तो चंबल व बामनी नदियां इसके संगम पर है। और ये एक बांध है राणा प्रताप सागर बांध, उस राणा प्रताप सागर बांध के डूब क्षेत्र में ये आता है। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर बांध भी लिख दिया है, राणा प्रताप सागर बांध के पास डूब क्षेत्र में ये भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। डूब का मतलब जल भरा हुआ है, अब जल भरा हुआ है तो घड़ियालों की पसंद तो होगी ही होगी। अब देखो यहाँ पर घड़ियाल तो पाए ही जाएंगे साहब। इसके अलावा अब पठारों की बात आ गई जी, किसकी बात आ गई, पठारों की बात आ गई। तो मानदेसरा का पठार कहाँ पर स्थित है, आपको परीक्षा में प्रश्न पूछ ले तो बता देना है कि चित्तौड़गढ़ में है। मानदेसरा का पठार कहाँ पर स्थित है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। याद रख लेना दोस्तों, याद आपको याद आएगा मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं शेरगढ़। दोस्तों शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, अरे सर शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य तो 12 में है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, 12 में। और 12 में जब ये है तो इसकी स्थापना 1983 में कर दी गई। कब कर दी गई, 1983 में इस वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई। और ये 81.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अभी अभी मैंने चर्चा की थी कि सांपों की शरण स्थली किस वन्य जीव अभ्यारण्य को कहा जाता है, तो सांपों की शरण स्थली इसी वन्य जीव अभ्यारण्य को कहा जाता है। दोस्तों आपसे पूछे कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सी नदी पर या कौन सी नदी के तट पर स्थित है, या इसके अंदर कौन सी नदी बेकर जाती है, या कौन सी नदी के आसपास ये वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ध्यान रखना परवन नदी के किनारे पर ये, या परवन नदी इसी अभ्यारण्य से होकर बहती है। दोस्तों याद रखना यहाँ पर एक होदी है गमदर शिकार होदी, ये गमदर शिकार होदी इसी अभ्यारण्य में स्थित है। दोस्तों रह जाएगा ना याद आप लोगों को, इसको याद कर लीजिएगा, परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों अब आगे लेकर चलता हूं मैं टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों, टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य। टोडगढ़ रावली, ध्यान रखना, टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य 3 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला हुआ है, 3 जिलों में, अजमेर, पाली, राजसमंद। कितने जिलों में है दोस्तों, 3 जिलों में है। एक तो अजमेर, एक पाली और एक राजसमंद जिले में ये फैला हुआ है। अब देखो दोस्तों 28 सितंबर 1983 को इसकी क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। और 495.27 वर्ग किलोमीटर में ये वन्य जीव अभ्यारण्य फैला हुआ है। उसके बाद देखो इस वन्य जीव अभ्यारण्य का या टोडगढ़ रावली जो पहाड़ी है या श्रृंखला है, इसका नाम कर्नल जेम्स टोड के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा था, कर्नल जेम्स टोड के नाम पर। और यहाँ पर ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये रीछ और जरखों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। रीछों के लिए और जरखों के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो याद रखना भाई टोडगढ़ रावली है। और याद रखना दिवेर में महाराणा प्रताप का स्मारक भी यही बना हुआ है, इसी अभ्यारण्य के पास बना हुआ है। आगे देखो दोस्तों फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है, अरे सर ये भी उदयपुर में ही है। अरे सर ये तो उदयपुर में है फुलवारी की नाल। और ये 6 अक्टूबर सॉरी भाई 6 अक्टूबर 1983 को इसकी स्थापना की जाती है। और अगर बात करें 511.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये वन्य जीव अभ्यारण्य फैला हुआ है। और आपसे पूछे सोम, मानसी, वाकल 2 नदियां हैं।
सोम व मानसी व कल नदियाँ, उन नदियों के पास ये अभ्यारण्य स्थित है, आपको ये भी याद रखना है। और देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क यहाँ पर स्थापित किया गया है, मोस्ट है दोस्तों, इसको अच्छी तरह याद कर लेना। देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क किस अभ्यारण्य में स्थापित किया गया है, तो फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य में यह स्थापित है। और याद रखना, जलचरों की बस्ती इसको नहीं कहेंगे दोस्तों, ये भी यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हुआ है, क्योंकि जलचरों की बस्ती हमने पहले पढ़ लिया। जलचरों की बस्ती जे संबंध वन्य जीव अभ्यारण्य को कहा जाता है, इसकी चर्चा हमने पहले कर ली है दोस्तों। दोस्तों आपको याद रखना है, इसको कैसे याद रखा जाए, देखो इधर ध्यान दीजिए दोस्तों आप सभी। अभी हमने 1955 के वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़े, यानी या तो 1955 में स्थापित सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है, या फिर सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य 1983 में स्थापित किए गए हैं। इसीलिए 1955 और 1983 में स्थापित वन्य जीव अभ्यारण्य को मैंने एक साथ लिख दिया। देखो इसको राजस्थानी भाषा में कैसा याद रखा जाना चाहिए, राजस्थानी भाषा में 1983 में स्थापित वन्य जीव अभ्यारण्य को एक लॉजिक से मैं याद करवा देता हूँ राजस्थानी भाषा में, ध्यान दीजिएगा। इधर देखो, केला न कुण खा गयो भ्यांस, ध्यान दीजिए, केला न कुण खा गयो भ्यांस। जब केला न भ्यांस खागी और भ्यांस न कुण खा गयो शेर। केला क्योंकि शाकाहारी होता है, भैंस तो शाकाहारी जानवर है। अब केला न कुण खा गयो भ्यांस और भैंस न कुण खा गयो शेर, और शेर काई करियो, ये भैंस न खा और टोडगढ़ रावली में जा और फूला को मजो लेवा लाग गयो। कैसे याद रखोगे, केला न कुण खा गयो भैंस, केला न भैंस खागी, और भैंस न कुण खा गयो शेर, भैंस न शेर खा गयो, और शेर खा और कड़े चल गयो टोडगढ़ रावली में, और टोडगढ़ रावली में जार खाए को मजो लेवा लाग गयो, फूला को मजो लेवा लाग गयो। यानी इसको इस प्रकार राजस्थानी भाषा में याद रख सकते हैं आप, इतना मैंने आपको बता दिया। और इन सभी वन्य जीव अभ्यारण्यों की जो मैंने आपको लॉजिक बताया था, इनकी स्थापना 1983 में की गई है दोस्तों। अब आगे देखो दोस्तों, इसकी हम चर्चा करते हैं, आज का ये लास्ट रहेगा अपना, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। देखो दोस्तों, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये तो चूरू में है सर जी, अरे सर जी ये तो चूरू में है ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, और इसकी स्थापना 4 अक्टूबर 1962 में की गई है, और 7.19 वर्ग किलोमीटर में ये क्या है, फैला हुआ है। उसके बाद देखो, इसे हम क्या कहते हैं जी, अजी हम इसको कहते हैं कि काले हिरणों की शरण स्थली मानी जाती है ताल छापर। ताल छापर तो काले हिरणों की यानी कृष्ण मृगों की शरण स्थली मानी जाती है, अजी मानी जाती है। और यहाँ पर कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, तो अभी पहले हमने चर्चा करी, काले हिरण जिसे कृष्ण मृग भी कहा गया है, ये कौन से अभ्यारण्य में पाए जाएंगे, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाएंगे। इसके अलावा कुरंजों के लिए प्रसिद्ध है। अब कुरंजा का वैज्ञानिक नाम क्या है, डेमोइसेल क्रेन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेमोइसेल क्रेन के नाम से प्रसिद्ध कुरंजा प्रसिद्ध है ताल छापर में। और ध्यान रखना, कहा जाता है जो कुरंजा पक्षी है ना, ये पक्षी पामीर के पठार और उत्तरी अफ्रीका से सितंबर से मार्च के महीने में आते हैं, यानी सितंबर के महीने में ही आएंगे और मार्च के महीने में चले जाएंगे। यानी किस लिए आते होंगे, याद रखना, प्रजनन के लिए आते हैं जी। ये किसके लिए आते हैं, प्रजनन के लिए आते हैं। 2 होकर आते हैं, 2 और 3 होकर चले जाते हैं, यानी प्रजनन हेतु प्रसिद्ध है ये कुरंजा। यहाँ पर आता है सितंबर से मार्च के माह में। दोस्तों इसमें थोड़ी सी जानकारी रह गई, उस जानकारी को भी हम कंप्लीट करते हैं इस ताल छापर से रिलेटेड, फिर बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में इसकी चर्चा करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य और इस वन्य जीव अभ्यारण्य में एक और जीव पाया जाता है जिसे ग्रीनलैंड गूंज के नाम से जाना जाता है। और ये ग्रीनलैंड गूंज क्या है, ग्रीनलैंड गूंज, इसे हंस प्रजाति का लाडला पक्षी कहते हैं। हंस प्रजाति का लाडला पक्षी ग्रीनलैंड गूंज, ये भी ताल छापर में ही पाया जाता है दोस्तों। आगे देखिए,
एक वन्य जीव, एक और है एक जीव जिसे सिल्टी सवन अंसर अंसर जीव कहा जाता है। सिल्टी सवन को अंसर अंसर जीव के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ताल छापर में ही पाया जाता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर वनस्पति, भौगोलिक दृष्टि से वनस्पति क्या क्या है याद रखना। मोतिया घास, नरम घास। मोतिया घास ताल छापर में कृष्ण मृगों के लिए बेस्ट घास मानी जाती है, पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं इसमें। यानी कि नरम घास है, याद रखना, कृष्ण मृगों के लिए बेस्ट मानी जाती है। नरम घास है मोतिया घास, ये ताल छापर में लूणिया, झेरना, घोड़ा, ये घासें ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों एक झाड़ी भी है यहाँ पर। कौन सी झाड़ी? लाना झाड़ी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग मिसप्रिंट हुई है, मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, सेंटा लाना। सेंटा लाना झाड़ी है दोस्तों। कौन सी झाड़ी है? सेंटा लाना झाड़ी। और ये जो सेंटा लाना झाड़ी है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये ताल छापर अभ्यारण्य में पाई जाती है। और ये जो झाड़ी है ना, ये क्षारीय भूमि में भी उग जाती है। कौन सी भूमि में उग जाती है? क्षारीय भूमि में भी उग जाती है दोस्तों। सेंटा लाना झाड़ी है नाम इसका। आगे देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर देखो परिहारा रण क्षेत्र ज्योग्राफिकल दृष्टि से वेरी मोस्ट पॉइंट है। परिहारा रण क्षेत्र ताल छापर चूरू में पाया जाता है। ताल छापर चूरू में स्थित है परिहारा रण। उसके बाद देखो डूंगो लाव तालाब। डूंगो लाव तालाब चूरू में है। भैंसो लाव तालाब ये भी चूरू में है। इसके अलावा वन्य जीव यहाँ पर एक स्थापना की गई है जो याद रखना वेरी मोस्ट है, मेरी नज़र में वेरी मोस्ट है, आप इनको याद रखना। अभी तक पूछा तो नहीं गया लेकिन भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र की अगर बात की जाए तो याद रखना ये ताल छापर चूरू में ही स्थापित किया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई है जी? इसकी जो स्थापना की गई है 1 अक्टूबर 2021 को इसकी स्थापना की गई है दोस्तों। इसमें लास्ट जो हमारे लिए बचा है वो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इस ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित आप जानते होंगे यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जी का आश्रम माना जाता था। और यहाँ पर एक ताल नामक झील भी थी। कौन सी झील थी? ताल नामक झील यहाँ पर स्थित थी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट टॉपिक में अब मिलेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें और अपने ज्ञान का वर्धन करें दोस्तों। हम नेक्स्ट टॉपिक में इससे बेहतर, इस टॉपिक की बेहतर जानकारी के साथ मिलेंगे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखते रहें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।